तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायट-स्वेट लॉ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? बायट-स्वेट लॉ। आज हम उसके एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। तो पहला एप्लीकेशन हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग फाइनाइट स्ट्रेट वायर। ठीक है, कोई वायर है हमारे पास स्ट्रेट जिसकी लेंथ फाइनाइट है, उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास ये एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, जिसमें कि आई करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ से किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पे हमें क्या निकालना है? ये जो पी पॉइंट है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसकी वजह से? इस करंट कैरिंग वायर की वजह से। ठीक है, अब ये करंट कैरिंग वायर का डायरेक्ट हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं कैलकुलेट करने का, बट हमें बायट-स्वेट लॉ का पता है। वो एक छोटा सा करंट एलिमेंट अगर हम ले लें तो उसकी वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड बता सकता है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि ये वायर जो है ये स्मॉल डी एल लेंथ में कंसीडर कर ली हमने, और ये कंप्लीट अगर वो सारे डी एल ऐड हो जाएं तो क्या हो जाएगा? हमारे पास एक कंप्लीट वायर बन गई। तो उसमें से हमने कोई एक डी एल कंसीडर कर लिया। यहाँ पे ये देखिए, कोई एक डी एल हमने यहाँ कंसीडर कर लिया। ठीक है, इस डी एल का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा? अपवर्ड अलोंग द करंट। और इस डीएल की जो डिस्टेंस है यहां से वो आर है। इस डीएल की डिस्टेंस कितनी है? पी पॉइंट से वो आर डिस्टेंस मान लीजिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लीजिए आर। और ये जो आर और डीएल है इसमें एंगल कितना बना हुआ है? थीटा। यही होता था ना बायट-स्वेट लॉ कि एक डीएल एलिमेंट है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट एलिमेंट बन गया आई डीएल, और उसकी वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे हम कैलकुलेट कर देते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो डिस्टेंस ये आर पे जो फील्ड होगा वो कितना होगा? आप इसको लिख लीजिएगा बाकी तो, कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, अज्यूम दैट दिस स्ट्रेट वायर इज मेड अप ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स हैविंग लेंथ डीएल ईच। ओके, एंड कंसिडर वन सच एलिमेंट। और ये जो डीएल हमारे पास कंसिडर किया है ना हमने, ये यहां से मान लो एल डिस्टेंस पे है, ये ओ पॉइंट है एक तरह से रेफरेंस हमारा। ठीक है, यहां से एल डिस्टेंस पे ये डीएल लाई कर रहा है। ओके, तो हमारे पास बायट-स्वेट लॉ बोलता है कि जो डी बी है वो क्या होगा? वो होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है, यही टर्म्स हमने यहाँ पे ले रखी हैं। डीएल है, करंट आई है, डिस्टेंस आर है, एंगल थीटा है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। लेकिन हमें तो सिर्फ इसकी वजह से थोड़ी चाहिए, हमें तो कंप्लीट वायर की वजह से चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। और कंप्लीट वायर का हमें लेंथ पता नहीं है। हम क्या करेंगे? इसका देखिए एंगल ऑफ एलिवेशंस लेते हैं यहाँ से। ये जो इसके एजिज हैं वो एजिज किस एंगल ऑफ एलिवेशन पे हैं? कहाँ से? पी पॉइंट पे। तो मैंने कहा कि ये वाला एंगल मान लेता हूँ यहाँ से फाइव 1, और ये वाला जो कंप्लीट एंगल मैंने मान लिया यहाँ से फाइव 2। फाइव 1 और फाइव 2 क्या है यहाँ पे भाई? फाइव 1 एंड फाइव 2 ये क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन of the edges of wire at P। P पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहे हैं? वायर के एजिज के वो हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए देखा जाए तो ये जो डीएल है ये भी तो कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा ना। देखिए डीएल ये वाला एज फाइव 1 बना रहा है, ये वाला एज फाइव 2। तो ऐसे हम अंदर की तरफ जाएंगे, यहाँ होंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ अलग होगा, यहाँ होंगे तो कुछ अलग होगा। तो ये जो डीएल है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना हमारे पास वो है फाई। जो डीएल का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो फाई है। तो फाई के बारे में क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डीएल एट पॉइंट P।
P पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, फाई है, किसका, DL का। ओके, तो देखिए अब कि अगर हमारे पास इसको देखा जाए, देखिए हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं फाई 1 से फाई 2। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं हम इसको, फाई 1 से फाई 2। लेकिन इंटीग्रेशन अगर फाई 1 से फाई 2 करेंगे तो ये इसके वेरिएबल भी किस में होने चाहिए, फाई में होने चाहिए। तो यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, देखिए अगर ये DL यहाँ होता तो थीटा कुछ अलग होता, यहाँ है तो थीटा कुछ अलग होगा, वहाँ होता थीटा कुछ अलग होता। ठीक है, फिर ऊपर से R, अगर DL वेरी करेगा अपनी पोजीशन को तो R भी क्या करेगा, वेरी, तो R भी वेरिएबल है और साइन थीटा भी यहाँ पे वेरिएबल है। करंट कांस्टेंट है और जो DL है वो तो हर जगह DL कहीं कंसिडर करेंगे, DL ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स, हमने वो एक DL कंसिडर किया हुआ। तो हम क्या करेंगे इसको, और ये जो DL है ना हमारे पास, ये ऐड होके कंप्लीट L बनाएगा। ठीक है, तो हम जितने भी वेरिएबल हैं उन सबको फाई में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। हमारे पास ये पॉइंट O है, इसको मैं P कह दिया, ये वाला पोजीशन हो जाएगा, इसको A कह दीजिए, A पोजीशन। ठीक है, तो फ्रॉम ट्राइंगल OPA, फ्रॉम ट्राइंगल OPA, ठीक है, ट्राइंगल OPA में क्या है, देखिए टोटल फाई प्लस थीटा प्लस 90, यही है ना। तो एक्चुअली हमारे पास क्या है कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 है, टोटल 180 होता है ना, तो ये तो 90 हो गया ये वाला, तो बच गई ये दोनों, तो ये दोनों किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है। यहाँ से हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस फाई, तो यहाँ से साइन अप्लाई करते हैं दोनों साइड, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस फाई। ओके, साइन थीटा साइन 90 माइनस फाई, साइन 90 माइनस फाई क्या हो जाएगा, कोस फाई। इसका मतलब है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस फाई। थीटा को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फाई में, क्योंकि फाई वेरिएबल है, फाई वेरी करेगा फाई 1 से फाई 2 तक। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए फिर से हमारे पास ट्राइंगल तो यही रहेगी। अब इस ट्राइंगल के अंदर इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास देखिए ये डिस्टेंस A है, ये L है, ये R है। हमने क्या करना है कि A को देखा जाए तो A कांस्टेंट है और R वेरिएबल है। ये वाला अगर एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर है और ये वाला एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, लेकिन हम थीटा तो लेंगे नहीं एंगल, क्यों, क्योंकि थीटा तो हमने यहीं से रिमूव किया है, दोबारा क्यों लाएंगे, इसलिए हम ये वाला एंगल लेके अगर कहें कि जिसमें ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ, हमें R और A को बनाना है इसमें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस फाई। देखिए इस तरह से चूज करना है हमने कि कोई वेरिएबल फाई के अलावा ना आए, R नहीं आना चाहिए, मतलब R को रिमूव करना हमने। अगर मैं इसमें ले लेता tan, जैसे tan फाई ले लूँ तो LB और RB तो दोनों ही वेरिएबल हो गए, तो इसलिए मैंने कोस फाई लिया। क्या है, ये है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब A बाई R। ठीक है, तो यहाँ से R क्या हो जाएगा, A बाई कोस फाई। ठीक है, मतलब A सेकेंड फाई, ये हमारे पास R हो गया। देखिए R को हमने किस में बदल दिया, A में और सेकेंड फाई में, मतलब फाई में और A में। फाई हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, फाई में ही चाहिए, और A हमारे पास क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके, चल 2 हो गए। अब कौन बच गया यहाँ पे, देखिए R को कन्वर्ट कर लिया, थीटा को, DL और बच गया। यहाँ से DL को भी चेंज करते हैं। देखिए अगर मैं DL को चेंज करना चाहूँ तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए एक हमारे पास A है और एक हमारे पास L है। अगर मैं कहूँ कोस tan फाई, देखिए tan फाई हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बाई बेस इज दिस। ठीक है, हम पिछले किसी में भी L को कंसिडर नहीं कर सकते थे क्योंकि L खुद वेरिएबल अपने आप में, तो ये हमारे पास L आ जाएगा A tan फाई। ठीक है,
अब हम इसको क्या करते हैं, हमारे पास L तो इसमें कहीं है ही नहीं, DL है ना, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग तो आ जाएगा DL इज इक्वल टू A और सेकेंड स्क्वायर फाई और साथ में D फाई। डिफरेंशिएशन आता होगा, ठीक है। आप ये कह रहे हैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए मान लिए, ठीक है। चलो मैं आपको एक बार थोड़ा करा दूं। अगर इसको मैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो DL बाई DT इज इक्वल टू A कांस्टेंट सेकेंड स्क्वायर फाई, फिर फाई का भी डिफरेंशिएशन होगा तो D फाई बाई DT, DT से DT कैंसिल आउट, क्या बचेगा DL इज इक्वल टू A सेकेंड स्क्वायर D फाई, A सेकेंड स्क्वायर फाई D फाई। इक्वेशन नंबर ये थर्ड, और इसको इक्वेशन कुछ और डाल दो, स्टार कह देते हैं, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज हमारे पास आई है ना, कौन सी, इक्वेशन 1 में, 2 में और 3 में, इनको स्टार इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है हमें। पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इन इक्वेशन स्टार। अच्छा एक बार फिर से इसको देख लीजिए, हम कर क्या रहे हैं, ये वाला फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, उसको हमने DL में ब्रेक कर लिया, उसमें से कोई एक DL कंसिडर कर लिया जो इस O से L डिस्टेंस पे है, यहाँ P पॉइंट से R डिस्टेंस पे है, और यहाँ एंगल थीटा बना रहा है DL और R, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन DL का क्या है, फाई है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन की टर्म में हमें सॉल्व करना है इसको। तो फाई हमारे पास क्या है, DL का एंगल ऑफ एलिवेशन है। फिर हमने बायट-स्वेट लॉ का यूज किया और इसको लिख लिया कि DL की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब DL की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आया वो कुछ इस तरह आया कि एक तो L वेरिएबल है इसमें DL, ठीक है, एक थीटा भी वेरिएबल है, और एक हमारे पास इसमें R भी वेरिएबल है, ठीक है। तो हमने इन जो इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए ना, और यहाँ पे हमारे पास इसकी जो कंप्लीट लेंथ है वो एंगल ऑफ एलिवेशन की टर्म में है, ना कि इसकी टोटल लेंथ की टर्म में है। इसलिए हमने इन सबको इस तरह से वैल्यूज इसकी फाइंड आउट कर ली कि ये DL रिमूव हो जाए, साइन थीटा रिमूव हो जाए और R स्क्वायर रिमूव हो जाए, मतलब किसी और टर्म में, फाई की टर्म में आ जाए हम, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो देखिए DB क्या बनेगा हमारे पास, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई, DL की जगह क्या पुट करना हमने, A सेकेंड स्क्वायर फाई, A सेकेंड स्क्वायर फाई D फाई डिवाइड बाई, ये DL की जगह था, R की जगह क्या पुट करना, देखो A सेकेंड फाई, और लेकिन R का क्या है, स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कौन बच गया भाई, साइन थीटा, साइन थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, कॉस फाई, A से एक A कट जाएगा, सेकेंड स्क्वायर फाई से सेकेंड स्क्वायर फाई कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा इसमें, ये बचेगा यहां से DB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई, ठीक है। एक यहाँ पे A भी है, नहीं सॉरी यहाँ नहीं है, नीचे है वो, और म्यू नॉट आई, और साथ में हमारे पास नीचे A है और कॉस फाई D फाई। फाइनली ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको हम इंटीग्रेट करें। देखिए म्यू नॉट 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट, A कांस्टेंट, कॉस फाई D फाई ये वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास फाई 1 फाई 2 ही क्या थे यहाँ पे वेरिएबल, इसी के टर्म में हमें क्या करना था, इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग फ्रॉम फाई इज इक्वल टू फाई 1 टू फाई इज इक्वल टू फाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बची हुई है, बाकी सब ठीक है। ये जो एंगल्स है ना, ये कैसे हैं, देखिए ये वाला एंगल फाई 1 भी A के साथ बना हुआ है और फाई 2 भी
ए के साथ ही बना हुआ है। ये वाला एंगल इस सेंस में है, मीन्स क्लॉकवाइज, और ये वाला एंगल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंगल का रोटेशन देखा जाए तो ये दोनों अपोजिट है। अगर इसको पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, तब क्लियर। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा फाई है वो हमने क्या लिया हुआ है, पॉजिटिव लिया हुआ है। हमने जो फाई कंसिडर किया हुआ है वो क्या है, इसमें पॉजिटिव लिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये वाला रोटेशन क्या लिया हुआ है हमने, पॉजिटिव। ओके, और ये वाला रोटेशन फिर क्या लेंगे, नेगेटिव। इसका मतलब है कि -φ1 से φ2। देखिए φ1 जिस सेंस में है एंटी क्लॉकवाइज, वो पॉजिटिव लिया है, तो φ2 भी एंटी क्लॉकवाइज है, उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो जो φ1 हमारे पास है वो क्या होगा, नेगेटिव। तो -φ1 से φ2 हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट। एंगल का जो सेंस ऑफ रोटेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो φ पॉजिटिव तो φ2 पॉजिटिव, ये इसके अपोजिट है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, -φ1 से φ2, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा -φ1 से φ2। देखिए कांस्टेंट कौन है उसको बाहर ले लेंगे हम, अभी रख लेते हैं इसको, μ0 I/4πa, ये कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर कर लिया। अंदर क्या बचा, cos φ और d φ। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और जो भी आएगा हमारे पास इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, देखिए तो B हो जाएगा हमारे पास μ0 I/4πa, cos φ का इंटीग्रेशन होता है sin φ -φ1 से φ2। ओके, cos φ का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, sin φ होता है। ध्यान रखना ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमें अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो μ0 I/4π sin φ2 माइनस sin -φ1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, μ0 I/4πa sin φ2 प्लस, देखिए साइन ऑफ -θ क्या होता है, -sin θ, तो ये माइनस बाहर आएगा, इसको प्लस कर देगा φ1। ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया भाई। किसकी वजह से, इस स्ट्रेट वायर की वजह से, जिसके एंगल ऑफ एलिवेशंस क्या है, φ1 और φ2 है। क्लियर बात। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी कुछ ना कुछ। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो हमारे पास सबसे अच्छा रूल हमने कल हम बता रहे थे लास्ट में, उसको आज समझ में आएगा वो और अच्छे से, कि राइट हैंड पाम रूल। कौन सा, राइट हैंड पाम रूल। स्ट्रेच द फिंगर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वेशन पॉइंट सच दैट थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन नॉर्मल टू द पाम मींस इनवर्ड। इस केस में नॉर्मल कहाँ है, ये वाला ना, अंदर की तरफ, नॉर्मल टू द पाम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस हम अपना जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल है वो भी लगा सकते हैं चाहे तो, या फिर ये पाम रूल भी लगा सकते हैं। ओके, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट वाला क्या था, वो था हमारे पास ये डीएल वाला छोटा कंपोनेंट था ना, डीएल क्रॉस आर, तो डीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ, ठीक है। ओके, अब जरा ये तो डेरिवेशन हुआ, नॉर्मली अक्सर हम इसको कर लेते हैं। हम बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल केसेस, ठीक है। स्पेशल केसेस करेंगे हम इसके, जो हमें न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली चीजें हैं। देखिए कैसे, देखिए स्पेशल केसेस में हम या फिर कुछ दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो दोनों पॉइंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स
देखिए पहला क्या है, एक तो जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है ना, कौन से वाला, ये म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये जो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी फाइनाइट लेंथ की वजह से हमने जो फाइंड आउट किया है, इसमें जो ए है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फ्रॉम द लाइन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ए इज ऑलवेज perpendicular distance from the conductor और लाइन ऑफ कंडक्टर। कैसे देखते हैं, देखिए इस केस में तो क्लियर नजर आ रहा है कि ए इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ओके। मान लो हमारे पास कंडक्टर कुछ ऐसा है, ये वाला कंडक्टर, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और आपको ना ऑब्जर्वेशन पॉइंट दिया गया पी, ये वाला, और ये कहा गया कि ये डिस्टेंस ए है और ये जो एंगल है ना ये थीटा है, ओके। कंडक्टर यहीं तक है बस, और आपको इस तरह की सिचुएशन दी हुई है आपसे। अब आप इस पे फील्ड निकालेंगे हम आगे चल के, बट इस केस में हम फिलहाल क्या देख रहे हैं कि जो ए परपेंडिकुलर है वो ये है। देखिए इस कंडक्टर से जो ए है ना, ए इज नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पर्टिकुलर केस में। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है, दिख रही है, तो फिर हम यूज करना पड़ जाए यहाँ पे, तो डिस्टेंस कौन सी यूज करें। देखिए ये ए है तो ये ए कॉस थीटा होगी कि नहीं होगी, तो ये वाली ए परपेंडिकुलर हुई, तो ए परपेंडिकुलर क्या है, ए कॉस थीटा। बात समझ में आई कि जो कंडक्टर है वहां से, या कंडक्टर नहीं है यहाँ पे तो भी उसका लाइन ऑफ एक्शन ये वाला इसी लाइन पे तो है नहीं कंडक्टर, ऐसे वहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो कितनी होगी, ए कॉस थीटा हमारे पास हो गई, ठीक है ना। तो ए परपेंडिकुलर, ओके। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना ये कि जो डिस्टेंस, ये जो इस फॉर्मूले में जो ए यूज हो रहा है वो ए क्या है, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ द कंडक्टर, ओके। दूसरा पॉइंट, ये जो फाई 1 और फाई 2 है ये हमेशा कहां से कंसिडर करने हैं, परपेंडिकुलर से। देखिए इसमें ये थीटा बना हुआ है ना एक तरह से, ये थीटा इस एज से ही तो बना हुआ है, लेकिन ये थीटा किसके साथ बना हुआ है, परपेंडिकुलर के साथ, तो हमें थीटा ही काउंट करना है उसमें। फाई 1 एंड फाई 2 आर ऑलवेज with perpendicular distance, मीन्स जो फाई 1 और फाई 2 आपको बनाने हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर के साथ ही बनेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ, ठीक है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात है, एंड इन अपोजिट सेंस, एंड इन अपोजिट सेंस, ठीक है। किस तरह से अपोजिट सेंस, देखिए इसी तरह का एक हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और यहां से ये कोई पी पॉइंट है और ये एंगल है मान लीजिए चलिए 30 डिग्री है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल यहां से यहां बना हुआ है, देखिए इस एज ने यहां 30 डिग्री बनाया है और इस एज ने यहां पे 30 डिग्री बनाया है। कंडक्टर हमारा बस इतना ही है, कौन सा,
ये वाला, ये जो ब्लू पेन से, ब्लू मार्कर से मैं लिख रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, ओनली कंडक्टर है। ठीक है, अब इसमें हम सारी चीज़ें अलग अलग देखते हैं। और ये डिस्टेंस है ना हमारे पास a है, तो सबसे पहले तो a परपेंडिकुलर क्या होगी, a cos 30 होगी। ये तो समझ आ गया होगा। a इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा होगा, I मान लो। ठीक है, a इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, तो a हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, हमें परपेंडिकुलर लेना है। देखिए इस फॉर्मूले में जो a है ना, मैं उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान रहा हूँ, ये वाला इस केस में a परपेंडिकुलर नहीं है, तो फिर हमें ये वाली डिस्टेंस लेनी है परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगी, a cos 30। ओके, फाई 1 देखिए क्या था, फाई 1 हमारे पास इस एज के साथ ये एंगल, ओके, और फाई 2 नीचे वाले एज के साथ। तो देखिए पहले तो हम फाई 1 लेते हैं, फाई 1 हमारा अपोजिट सेंस में ले लेते हैं। ठीक है, मीन्स चलिए हम नॉर्मली हम ये बात करते हैं कि यहाँ से ये, तो कहने का मतलब ये है कि जो फाई 1 होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। बात समझ में आई, ये हमारा क्या होगा, फाई 1 होगा। तो 30 डिग्री ये है और 30 डिग्री ये, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको नेगेटिव ले लीजिए और चाहें तो अगले वाले को, एक को आपको नेगेटिव लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखिए। नेक्स्ट वाले में फाई 2 क्या है भाई, नीचे वाले एज के साथ 30 डिग्री बना हुआ है, लेकिन ये इसी सेंस में है। देखिए ये वाला 30 डिग्री इसी सेंस में है जिसमें हमने 60 डिग्री ले लिया, तो हम इस 30 डिग्री को यहाँ नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे, इसको अपोजिट साइड में लेंगे। अपोजिट का मतलब होता है कि ये एंगल ऐसे बनाना है। देखिए बनाना तो इसी के साथ ही है, लेकिन ये इस तरह से बनाना है घुमा के, ये हमारा फाई 2 होगा। समझ में आई बात, हमने बनाना क्या है, ये वाला एंगल इसी के साथ बनाना है, ये वाली कौन सी लाइन, ए के साथ ही इसका, लेकिन ऐसे नहीं जाना क्योंकि ऐसे जा चुके हैं हम ऑलरेडी, हम ऐसे घूम के जाएंगे उल्टी साइड से। तो ये टोटल सर्कल पूरा हो जाए 360, तो अभी कितना बच गया, 330। तो फाई 2 हमारे पास हो जाएगा -330। सॉरी माइनस नहीं, 330। देखिए फाई 1 और फाई 2 हम ऑलरेडी अपोजिट सेंस में यूज करके फॉर्मूला निकाल चुके हैं। हमने फाई 1 को नेगेटिव लिया है और फाई 2 को पॉजिटिव लिया, तब ये फॉर्मूला है, इसका मतलब हम नेगेटिव साइन यूज कर चुके हैं। अब इस केस में फाई 1 फाई 2 देखने, बट फाई 1 फाई 2 एक इधर होना चाहिए तो एक इधर होना चाहिए, तब ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव है। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं हम, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और फाई 2 ये भी हो सकता है, फाई 2 -30 भी हो सकता है, एक ही बात है। फाई 2 को हम क्या लिखेंगे, अगर उसी सेंस में, जिस सेंस में हम क्लॉकवाइज 60 डिग्री लिया था, तो 30 डिग्री भी हमारे पास क्या क्लॉकवाइज ही बन रहा है इसके साथ परपेंडिकुलर, लेकिन ये 30 डिग्री को फिर हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन के लिए, क्या कि एक तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगी हमेशा कहाँ से, कंडक्टर से, दूसरा ये दोनों एंगल अपोजिट सेंस में होंगे, दोनों को लेना पॉजिटिव है लेकिन अपोजिट सेंस में, एक को क्लॉकवाइज तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज। या फिर हम क्या करेंगे, ये जो एंगल हमारे पास अगर सेम सेंस में बना हुआ है तो इसको नेगेटिव ले लें, जैसे -30 लिख दिया हमने। क्लियर, तो ये हमारे पास 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अच्छा, अब इसके कुछ स्पेशल केसेस करते हैं। देखिए कुछ स्पेशल केसेस इसके, भाई ये जो हमारे पास है ये फाइनाइट लेंथ है, तो सबसे पहले हम कह देते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर।
या सिंपली इनफाइनाइट कंडक्टर और वी कैन से दैट वायर। ठीक है, ये बहुत ही थिन है, इसकी थिकनेस को हमने नेग्लेक्ट किया हुआ है। ओके, अब देखिए अगर ये लेंथ इंक्रीज होती जाए ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये एंगल क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। ये इन्फिनिटी पे जाके ये एंगल, या उल्टा पढ़ो इसको कि जब ये एंगल 90 डिग्री कब हो जाएगा। देखिए ऐसे बढ़ रहा है ना, ऐसे छोटा था ये, ऐसे बिल्कुल जीरो था, ऐसे बढ़ते गए और हम ये एंगल 90 कब हो जाएगा, ये एंगल 90 हो जाएगा जब ये इसकी लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी। ऐसे ये नीचे की तरफ 90 कब हो जाएगा, जब इसकी नीचे की तरफ लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर द इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर φ1 इज 90 डिग्री एंड ऑल्सो φ2 इज 90 डिग्री। ओके, तो उस फार्मूले में पुट करें तो b क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 1 होता है, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a इंटू 2, 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास b म्यू नॉट आई बाई 2 पाई a। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास कि इनफाइनाइट लेंथ का अगर कोई कंडक्टर है, इनफाइनाइट लेंथ का कोई कंडक्टर है, तो उस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा। अब इनफाइनाइट लेंथ की डेफिनेशन क्या है एक तरह से, तो हम ये कह सकते हैं या तो ये लेंथ वास्तव में बहुत ज़्यादा हो, मीन्स ये जो हमारा इसकी मान लो लेंथ L है और ये इस केस में L क्या हो जाए, वेरी वेरी ग्रेटर देन A। इस L को उससे कंपेयर मत करना एक तरह से, ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए L A के कंपेयर। या फिर हम यूँ कह रहे हैं कि A ये जो है ना बहुत स्मॉल हो जाए, A इज वेरी स्मॉल। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में A क्या होगा, बहुत ही नज़दीक लाई करेगा, इसके कंडक्टर के बहुत ही पास में लाई करेगा। कौन, ये वाला P पॉइंट। तो ऐसे में उस P पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट के लिए कंडक्टर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लेंथ की तरह बिहेव करेगा। क्लियर। दूसरा इसमें सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है भाई, सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है कि ये वायर का एक एंड तो हमारे पास है और दूसरा कहाँ है, इन्फिनिटी पे। इसका मतलब एक एंड की लिमिट तो हमें पता है, दूसरे वाला कहाँ जाके रुका हुआ है, इन्फिनिटी पे। तो ये इसके दोनों एंड ही कहाँ थे, इन्फिनिटी पे, ये वाला भी इन्फिनिटी पे। सेमी इनफाइनाइट में एक एंड हमारे हाथ में है, मान लीजिए ये है से इन्फिनिटी, और इस केस में ना मैं दो केस बना लेता हूँ। एक तो ये P पॉइंट, मान लीजिए ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, इसमें ये थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, ये डिस्टेंस A है, तो जो φ1 है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, φ2 हो जाएगा थीटा के बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई A, देखिए साइन 90 प्लस साइन थीटा। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई A, साइन 90 क्या है, 1 प्लस साइन थीटा। एक ये वाला रिजल्ट हो सकता है इसका। ठीक है, एक इसी के अंदर दूसरा केस हो सकता है, देखिए इसी में दूसरा ये हो सकता है कि ये इधर से इनफाइनाइट और इस साइड से ये जो पॉइंट P है वो यहाँ लाई करे। ठीक है, इसमें करंट आई है, करंट आई। तो ऐसे केस में ये वाली डिस्टेंस A हमारे पास है, तो ऐसे केस में φ1 देखिए 90 है और φ2 क्या है, 0 डिग्री है। देख लीजिए φ2 क्या है, 0 डिग्री। तो ऐसे में B क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई A। ठीक है, और साइन 90 प्लस साइन 0। साइन 0 क्या होता है, 0, साइन 90 क्या होता है, 1 प्लस 0 क्या आ गया, 1, मीन्स म्यू नॉट आई बाई 4 पाई A।
क्या आ गया हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड आ गया फॉर दिस केस। और ये वाला केस भी तो सेमी इनफाइनाइट ही है, लेकिन इसमें ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ से कुछ इधर ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे केस में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ये वाला। ओके, नेक्स्ट है इसमें कि थर्ड केस हो गया शायद ये, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द लाइन ऑफ द कंडक्टर, लाइन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द लाइन ऑफ द कंडक्टर का मतलब है कि मान लीजिए ये कंडक्टर है हमारे पास, कोई पॉइंट P यहाँ हो या फिर यहाँ हो, ऐसे केस में φ1 इज इक्वल टू 0 एंड φ2 इक्वल टू 0, ठीक है। जब ये P पॉइंट या कंडक्टर पे या कंडक्टर की ही लाइन में कहीं भी लाई करेगा, उस केस में φ1 φ2 हमारे पास क्या होंगे, 0, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, μ0I/4 πa sin 0 प्लस sin 0। sin 0 0 होता है, sin 0 0 मीन्स 1, 0 प्लस 0 0 आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर बात। तो ये हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस हैं इसके, जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा। ओके, ये एंगल ऑफ रोटेशन मीन्स सेंस ऑफ रोटेशन दोनों के अपोजिट होनी चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ये हमेशा आपको अच्छे से याद रखना है। कैसे हमें एंगल चूज करना है मैंने आपको एक बता दिया है, बाकी आगे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो फील्ड लाइंस भी होंगी। ओके, देखिए फील्ड की डायरेक्शन हम राइट हैंड पाम रूल से पता कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए डायरेक्शन लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ बी इज गिवन बाय राइट हैंड पाम रूल। बड़ा ही सिंपल रूल है यहाँ पे ये, जिसको आप इजीली समझ सकते हैं राइट हैंड पाम रूल को। देखिए ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसमें आई करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस पॉइंट P1 पे या इस पॉइंट P2 पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। पाम रूल क्या कहता है, स्ट्रेच द फिंगर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वेशन पॉइंट सच दैट थंब indicates the direction of current, then normal to the palm gives the direction of magnetic field। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गया, परपेंडिकुलर इनवर्ड, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड। आप खुद देख लीजिए आउटवर्ड कैसे आया, ठीक है। ये लीजिए पाम रूल लगाया तो थंब देखिए करंट को फॉलो कर रहा है और फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ हैं जिधर हमें फील्ड चाहिए। तो नॉर्मल किधर आया, पाम का बाहर की तरफ आया। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल से मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं ये कंडक्टर है, देखिए क्रॉस का मतलब याद आया कुछ, मैंने कहा हम करंट भी शो करेंगे इससे। तो क्रॉस का मतलब है कि ये कंडक्टर ना ऐसे है, इसमें ये करंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे है और इसमें करंट किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। ओके, और मैंने कहा कि ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो आप इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, ये कंडक्टर ऐसे है तो करंट किधर जा रहा है, क्रॉस है तो अंदर की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फिंगर्स किधर होनी चाहिए, उस पॉइंट की तरफ, और थंब किधर होना चाहिए, करंट की तरफ अंदर। तो देखिए पाम किधर है, नीचे, मीन्स ये वाला हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर मान लो ये डॉट हो हमारे पास, डॉट मतलब करंट इसमें इनवर्ड है, इसका मतलब है कि करंट आउटवर्ड। ओके, करंट आउटवर्ड है और मुझे चाहिए यहां इस जगह पे फील्ड, इस जगह पे। तो देखिए हम क्या करेंगे इस केस में, ऐसे जो फिंगर्स है वो उस पॉइंट की तरफ और जो थंब है वो करंट की तरफ। तो आउटवर्ड होगा ना इसमें, ऐसे बाहर की तरफ। तो पाम किधर है, ऊपर की तरफ, मीन्स ये हमारा इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ओके, डॉट, डॉट मतलब करंट बाहर की तरफ।
तो पाम रूल से इजीली हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता कर सकते हैं इस केस में। ओके, उसके बाद इसमें है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट वायर। तो देखिए वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उनके बारे में क्या कहा गया है, these are the these are in the form of concentric circles having center at the conductor। मतलब कि जो फील्ड लाइंस होंगी वो किस फॉर्म में होंगी, सर्कल की फॉर्म में होंगी, लेकिन सर्कल कैसा होगा, कंसेंट्रिक सर्कल होंगे वो। और उन सभी का सेंटर, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनका सेंटर एक ही हो, तो वो सेंटर कहाँ है, कंडक्टर पे। ऐसे ये हमारे पास मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे होंगी, ये हो गई, इसका सेंटर ये है, ठीक है। दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी वो भी ऐसे होगी, कि इसका सेंटर भी वही है। तीसरे वाली फिर ऐसे ही होगी, सभी का सेंटर कहाँ है, मीन्स ये 2 डायमेंशनल, अब इसको 3 डायमेंशनली एज्यूम करिए, ये कंडक्टर है और ऐसे फ्लो, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, एक दूसरी वाली उससे ज़्यादा रेडियस की, उससे ज़्यादा रेडियस की, उससे ज़्यादा रेडियस की, ठीक है। तो इस तरह की कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अराउंड होती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो इनकी डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन किससे पता चलती है, राइट हैंड थंब रूल से। ऐसे डायरेक्शन इज गिवन बाई, देखिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस is given by right hand thumb rule। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट में भी वही लगाते हैं, राइट हैंड थंब रूल, एक तरह से राइट हैंड रूल जिसको कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी हमारे पास राइट हैंड थंब रूल है, वो क्या कहता है, ये रूल कहता है, लिख लीजिए आप इसको, ये बोलता है कि according to this rule hold the conductor in our right hand। देखिए, according to this rule hold the conductor in our right hand like this, right hand, such that thumb points the direction of current, this thumb gives the direction of current, then curled fingers gives the direction of magnetic field lines, ठीक है। तो अब इस केस में देखिए, आप इसका ऐसे जिम कर रहे हैं, इस कंडक्टर को ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें ऐसे होंगी, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें इस तरह की होंगी, ये डायरेक्शन होगी इनकी। अब आप समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे कहीं भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ओके, वो टेंजेंट हमें उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा। तो मैंने कहा ये ऐसे है ना सर्कल, तो इस पॉइंट पे आइए, तो टेंजेंट कैसे होगा, ऐसे अंदर की तरफ, इस पॉइंट पे टेंजेंट किधर होगा, ऐसे, देखिए ऐसे घूम रहे हैं ना, तो यहाँ टेंजेंट उधर, यहाँ घूमते हुए यहाँ आए तो यहाँ टेंजेंट इधर। तो हमने भी तो ये कहा था कि करंट ऊपर की तरफ है, तो ये ऐसे फील्ड लाइंस है, तो देखिए ये पॉइंट कहता है फील्ड अंदर होगा, तो पाम रूल भी क्या कहता था, फील्ड अंदर होगा। समझ में आई बात। अगर ये करंट नीचे की तरफ हो जाए तो पाम रूल कहता है फील्ड इधर होगा, ऑब्वियस ऐसे ही होंगी फिर फील्ड लाइन। देखिए पहले ऐसे है ना, ऊपर करंट जा रहा है तो ऐसे है, नीचे करंट जाएगा तो ऐसे हो जाएंगे, तो इस जगह पे फील्ड तब इधर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि अगर इस साइड पता करें तो फील्ड इनवर्ड है अंदर की तरफ, और इस साइड पता करें तो फील्ड आउटवर्ड है।
इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। अगर डायरेक्शन बदल जाएगी तो फील्ड भी चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा इसके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, किसकी वजह से, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। ओके, आप इसको राइट हैंड थंब रूल को इजीली लिख सकते हैं। ओके।